नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज झारखंड से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। झारखंड सरकार में मिनिस्टर आलमगीर के पर्सनल सेक्रेटरी के सर्वेंट के घर से 30 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। 500 के नोटों की गड्डियां बैग्स में भरी हुई थी। कमरे में नोटों का पहाड़ बन गया। नोट गिनने वाली मशीनें अभी भी काउंटिंग में लगी हैं, लेकिन गिनती पूरी नहीं हुई है। चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता झारखंड सरकार में मंत्री के घर, उनके करीबी के पास से इतनी बड़ी मात्रा में नोटों की बरामदगी से कांग्रेस समेत विरोधी दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि नोटों की गड्डियां पूरी दुनिया देख रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने चुनावी रैलियों में आज ये मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा, पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस लूट का धंधा छोड़ नहीं सकती। जहां मौका मिलता है कांग्रेस का पंजा अपना काम कर देता है, लेकिन लूटने वालों को एक एक पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस के नेताओं के पास अपने मंत्री के बचाव में कोई तर्क नहीं है। सफाई मंत्री महोदय की तरफ से आई। आलमगीर ने कहा, उनका पर्सनल सेक्रेटरी सरकारी अफसर है, उससे उनका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, इसलिए उसके पास जो पैसा मिला वो किसका है उन्हें नहीं मालूम। इस रिकवरी से उनका नाम जोड़ना गलत होगा। लेकिन बड़ी बात है कि जांच एजेंसीज को नोटों की गड्डियों के साथ जो कागजात मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, उनसे मंत्री महोदय के लेन देन की बात साबित होती है। पैसा ट्रांसफर पोस्टिंग का है, मनमाने तरीके से टेंडर्स को अलॉट करवाने का है, या फिर नोटों के बंडल करप्शन की काली कमाई के हैं। ये काली कमाई कहां से आई, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले नोटों के ढेर की वो तस्वीरें दिखाता हूं, जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये तस्वीरें रांची में जहांगीर आलम नाम के शख्स के घर की है। जहांगीर आलम झारखंड के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल का सर्वेंट है। जहांगीर आलम की महीने भर की कमाई 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहांगीर आलम के घर से 500 के नोटों की 5,000 से ज़्यादा गड्डियाँ मिली। बड़े बड़े पॉलीथीन्स के बैग में, कपड़ों के बैग्स में नोट ही नोट भरे हुए मिले। ईडी की टीम को जब एक साधारण से गरीब दिखने वाले शख्स के घर में इतनी भारी मात्रा में नोट मिले, तो ईडी के अफसर भी हैरान रह गए। असल में आज सुबह ईडी की टीम ने रांची में एक साथ 6 ठिकानों पर रेड की। जिन लोगों के ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े, उनमें झारखंड के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम, ठेकेदार मुन्ना सिंह, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर विकास कुमार सिंह और कुलदीप मिंज शामिल थे। ईडी को आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी के नौकर जहांगीर के घर पर नोटों का पहाड़ मिला। नोट इतने थे कि उन्हें गिनने के लिए ईडी को बैंकों से कैश गिनने वाली मशीनें मंगानी पड़ी। दोपहर तक नोट गिनते गिनते मशीनें गर्म होने लगी। 2 मशीनें खराब हो गई। इसके बाद बैंक से नोट गिनने की और बड़ी मशीन मंगाई गई। मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी के नौकर के यहां अब तक 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गिनी जा चुकी है। नोटों की गिनती अभी जारी है। इसके अलावा आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह के घर से भी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। मुन्ना सिंह रांची के पीपी कंपाउंड में बने तेजस्वी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहता है। मुन्ना सिंह के यहां भी नोटों की गिनती चल रही है। अब तक 5 करोड़ का कैश काउंट हो चुका है। क्योंकि इतने सारे नोटों की ये तस्वीरें हैरान करने वाली थी, पूरे देश में इनकी चर्चा होने लगी। भ्रष्टाचार का यह सबूत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। जिस तक झारखंड में नोटों के पहाड़ मिले, उन्हें काउंट करने वाली मशीनें थकने लगी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के पड़ोसी राज्य ओडिशा में एक रैली कर रहे थे।
इस रैली में मोदी ने कहा, अब कांग्रेस के शहजादों को बताना पड़ेगा कि कांग्रेस से लूट का माल छुपाने के ऐसे कितने गोदाम बना रखे हैं। इसके बाद मोदी आंध्र प्रदेश पहुंचे। आंध्र प्रदेश में भी मोदी ने झारखंड की रेड में मिले कैश की बात की। मोदी ने कहा, ईडी ईडी चिल्ला रहे थे जो लोग, उन्हें ईडी से इतना दर्द क्यों हो रहा है, इसका सबूत आज फिर मिल गया। नरेंद्र मोदी ने कहा, अब तक कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को लूटा, अब मोदी लूट का माल जनता को लौटाएगा। ये कांग्रेस वाले, इंडी अलायंस वाले गुस्से में आए दिन ईडी ईडी चिल्लाते रहते हैं। आप जानते हैं ऐसा ये क्यों करते हैं? इसका जवाब आज पूरा देश टीवी पर देख रहा है। झारखंड में ईडी ने नोटों के पहाड़ खोदकर निकाले हैं। कांग्रेस के मंत्री के, निजी सचिव के, नौकर के पास से ये नोटों का पहाड़ निकला है। सोचिए, कांग्रेस वालों ने अपने नौकर के घर को काली कमाई का गोदाम बना रखा था। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के एक सांसद के पास से नोटों का इससे भी बड़ा पहाड़ मिला था। इतने नोट है कि मशीनें भी गिनते गिनते थक जाती हैं। साथियों, आज मैं देश के सामने एक और संयोग की बात करूंगा। आखिर ऐसा क्यों है कि जिनके पास से भी नोटों के ये पहाड़ मिलते हैं, वो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के करीबी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसे पकड़े जा रहे हैं वो कहीं सप्लाई होने के लिए रखे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली ने देश भर में ऐसे ही काली कमाई के गोदाम बना रखे हैं? देश ये कांग्रेस के शहजादे से जरूर जानना चाहता है। साथियों, मोदी जब इनकी काली कमाई पकड़ लेता है तो ये मोदी को गालियां पर गालियां देते हैं। लेकिन मोदी को गालियों की नहीं, गरीब की चिंता है। उस गरीब की जिसका पैसा इन भ्रष्टाचारियों ने लूटा है। इसलिए मोदी कानूनी सलाह ले रहा है। अभी तो ईडी ने ही सिर्फ 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। अगर पूरा मिलाकर देखेंगे तो कई लाख करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। मैं कानूनी राय ले रहा हूं कि जिनको लूटा है उनको वापस पैसे कैसे लौटाया जा सकता है। पहले भी मोदी ऐसे ही 17,000 करोड़ रुपए उसके हकदारों को लौटा चुका है। किसी गरीब का हक नहीं मारा जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। आज इस मुद्दे पर अमित शाह भी बोले। अमित शाह झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में थे। उजियारपुर की रैली में अमित शाह ने कहा कि लालू यादव ने तो चारा खाया था, अब उनके साथी नोट खा रहे हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार है, लूट का माल किसी को पचाने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? कल झारखंड के मंत्री के यहां से
30 करोड़ रुपया मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्री, ये इंडी अलायंस का साथी, इसके 2 महीने पहले झारखंड में कांग्रेस के सांसद के यहां से 350 करोड़ रुपया मिला। इसके कुछ समय पहले ममता के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया मिला। अरे लालू जी, आप तो चारा खाकर जेल में गए थे, मगर ये सारे के सारे आपके साथी भी भ्रष्टाचार करने वाले। भाइयों बहनों, ये ईडी और सीबीआई की दुहाई देते हैं। गरीबों का पैसा आप खाए हो और ऊपर से फरियाद कर रहे हो। अरे भाई जवाब दो। एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया, एक मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया गिनने में नोटों की मशीन भी थक जाती है। इतना रुपया कहां से आता है? भाइयों बहनों, ये जवाब उनके पास नहीं है। आप चिंता मत करो, आपके पैसे की रखवाली नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। असल में झारखंड में कांग्रेस के मंत्री के करीबियों के ठिकानों से नोटों के ढेर मिले। वो सब पुराने घोटालों की जांच का नतीजा है। ईडी की ये छापेमारी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी है। वीरेंद्र राम को ईडी ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। सस्पेंडेड चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने माना था कि वो सड़कें बनाने और दूसरे ठेके देने के बदले में 1 से 3% कमीशन लेता था। 2023 में वीरेंद्र राम को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने उसकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की थी। ईडी को शक था सस्पेंड होने के बावजूद वीरेंद्र राम अभी भी झारखंड के सरकारी ठेकों में कमीशन खरीद के रैकेट से जुड़ा हुआ था। इसके बाद ईडी ने झारखंड की सरकार को कार्रवाई के लिए इस बारे में सीक्रेट लेटर लिखे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद ईडी ने खुद वीरेंद्र राम और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की। इसमें कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल भी शामिल थे। मजे की बात यह कि आज ईडी को छापेमारी में संजीव लाल के नौकर जहांगीर के यहां से वो चिट्ठी भी मिली जो ईडी ने झारखंड सरकार को लिखी थी। और छापेमारी में ईडी की टीम को कुछ हैंड रिटन नोट्स भी मिले हैं। ये झारखंड सरकार के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हैं। छापेमारी में नोटों के साथ एक कागज मिला है। इसमें एक बीडीओ शालिनी खलको का नाम लिखा है। उनका ट्रांसफर हजारीबाग जिले से कहीं और करने की बात लिखी गई है। ब्रैकेट में यह भी लिखा कि इन्हें हटाना जरूरी है। कागज में लिखा कि शालिनी खलको को हटाने की सिफारिश कांग्रेस के नेता देवेश ठाकुर की तरफ से की गई है। देवेश ठाकुर झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरा हाथ से लिखा हुआ नोट रेड में मिला है, वो झारखंड के बीजेपी एमएलए प्रदीप यादव के लेटरहेड पर लिखा हुआ है। प्रदीप यादव गोड्डा जिले की पोरियाहाट सीट से विधायक है। प्रदीप यादव के लेटरहेड पर 3 अधिकारियों महेश्वरी प्रसाद यादव, मोहम्मद एजाज आलम और फुलेश्वर मुर्मू के नाम लिखे हैं। महेश्वरी प्रसाद यादव एक अफसर को उसी पोस्ट पर रखने की सिफारिश की गई है। मोहम्मद एजाज आलम और फुलेश्वर मुर्मू के ट्रांसफर की बात लिखी है। इसके अलावा इस कागज पर आखिर में लिखा है कि देवघर के देवीपुर में किसी ओबीसी, एससी या फिर एसटी को अपॉइंट किया जाए। ईडी को रेड में जो तीसरा नोट मिला है, उस नोट में अधिकारियों के नाम, उनकी करंट पोस्टिंग लिखी हुई है और सामने लिखा है इन अफसरों को कहां पोस्ट किया जाना है। हालांकि इस नोट में यह क्लियर नहीं है कि यह सिफारिश किसकी है। कुछ लोगों के नाम काटे भी गए हैं। आलमगीर आलम झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में और बाद में चंपई सोरेन की सरकार में भी वो पावरफुल मिनिस्टर हैं। आज जब उनके सेक्रेटरी के सर्वेंट के घर से करोड़ों का कैश मिला तो आलमगीर आलम ने कहा उनका कैश से कोई लेना देना नहीं है। संजीव लाल तो कई और मंत्रियों के पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अभी कैश किसका है ये तो जांच से ही पता चलेगा। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है
वो हमारा पीएस है, और हम लोग भी जब भी पीएस वीएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग बोले वो सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है, और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। लेकिन बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने दावा किया ये सारा पैसा आलमगीर आलम का ही है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग और ठेकेदारी से कमाया गया पैसा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि आलमगीर बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में बसा रहे हैं, इससे झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए इस मामले की जांच एनआईए से करानी चाहिए। वीरेंद्र राम के यहाँ रेड हुई थी, इंजीनियर के यहाँ, उसके यहाँ एक डायरी पकड़ाई थी, उसमें कई विधायकों का नाम था और मंत्री आलमगीर आलम और उसके सचिव का नाम था कि ये सभी टेंडर मैनेज करते हैं। और उसी के सिलसिले में मुझे लगता है कि ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है तो कांग्रेस का वो पैसा खा रहा है। जितना पैसा यदि मिला है इसका मतलब पैसा तो अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुँचा रहा होगा। दूसरा जो आलमगीर आलम कर रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाईबासा में कहा कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, 36% से 24% हुआ, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन कर भारत का नागरिक बना रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आकर आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, तो आप समझिए 36% से 24% हो गया। और उस सिंडिकेट में आलमगीर को पैसा भी मिल रहा है, और पूरा पाकुड़ जिला, साहबगंज जिला, गोड्डा जिला, जामताड़ा जिला जो है उसकी पूरी डेमोग्राफी बदल गई। आप समझिए कि मुस्लिम बाहुल्य ये सारे जिले होते जा रहे हैं, तो एनआईए को इसकी जाँच लेनी चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस का कोई नेता अपने मंत्री पर लगे आरोपों पर कुछ नहीं बोला। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करके इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री लंबी लंबी डकार ले रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद आप खाने दूंगी की बात कर रही हैं। प्रधानमंत्री पचा नहीं पा रहे हैं जो खा गए इलेक्टोरल बॉन्ड में, बदहजमी हो गई है, इनो पी रहे हैं, डाइजीन पी रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में पचा नहीं पा रहे हैं। आप कह रही हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने उन लोगों से चंदा लिया जिनको आपने धंधा दिया, कटमनी, आपने एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की रेड कराई, चंदा आया, अप्रूवर बना, मामला खत्म। आपने तो गोमांस वालों से चंदा लिया है, आपने तो बीफ कंपनी से चंदा लिया है, आपने इतना चंदा लिया है कि वो पच नहीं पा रहा है। आप डकार लेकर भी पचा नहीं पा रहे, अपच हो गई है आपको। आप क्या बात करते हैं मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। और असलियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कलई नहीं खोली, उन्होंने ऑपोजिशन को पूरा खाका दे दिया है, किस तारीख को किसने कितना पैसा इनको दिया और उसके कितने दिन बाद उसको धंधा मिला, किस तारीख को रेड हुई, उसके कितने दिनों बाद पैसा आया, ऐंठा गया चंदा, रेड बंद हो गई, केस बंद हो गया। तो ये देश आपको लगता है इतनी जल्दी भूल जाएगा? अरे अपच हो गई, आप पचा नहीं पाए जो आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड में आया। कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। शास्त्रों में कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी जब सबूत सामने है तो फिर और क्या कहें। वीडियो में नोटों के बंडल साफ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता कितनी भी सफाई दें, कितने भी इल्जाम लगाएं, किसी के गले नहीं उतरेगा। झारखंड नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में सबसे धनी राज्य है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड के लोग सबसे गरीब हैं और वहां के नेता नोटों के ढेरों पर सोते हैं। इसीलिए ये पूछा जाएगा, नेताओं के पास ये नोट कहां से आए, ये किसके हैं। झारखंड में ही कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए का कैश मिला था और अब कांग्रेस के मंत्री के पीएस के नौकर के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ। गिनती अभी जारी है, इसलिए बीजेपी इसे मुद्दा बनाए तो कोई गलत बात नहीं है। अब चुनाव के दौरान कांग्रेस और विरोधी दलों के नेता
सफाई देते घूमेंगे, ईडी के एक्शन पर जब सवाल उठाएंगे और नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में नोटों की गड्डियों की याद दिलाएंगे और कहेंगे लूट का माल तो लौटाना पड़ेगा, जो भ्रष्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। यूपी की सबसे चर्चित सीट है मैनपुरी। यहां से डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कल वोटिंग होनी है और वोटिंग से एक दिन पहले मैनपुरी में महाराणा प्रताप के अपमान का एक बड़ा राजनीतिक इशू खड़ा हो गया। परसों मैनपुरी में अखिलेश यादव और डिंपल यादव का रोड शो हुआ था। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जूते पहनकर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ गए, जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर महाराणा प्रताप के अपमान का आरोप लगाया। माहौल खराब करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया और पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति का शुद्धिकरण किया। स्टैच्यू को धोया गया और इसके बाद जैसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई तो अखिलेश यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मैदान में कूद गए। पुलिस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया गया। दावा किया गया कि वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी लोगों को डराने के लिए हुई है, जिससे लोग वोट डालने न जाएं। अखिलेश यादव ने कहा अगर उनकी पार्टी के लोगों को न छोड़ा गया तो वो खुद थाने जाकर धरना देंगे। अखिलेश ने कहा उनकी पार्टी महापुरुषों का सम्मान करती है। यूपी में राणा प्रताप जयंती मनाने की शुरुआत उनकी सरकार में ही हुई थी, लेकिन बीजेपी हार के डर से झूठ फैला रही है। समाजवादी लोगों ने हमेशा महाराणा प्रताप जी का सम्मान किया है और मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी और तमाम क्षत्रिय संगठन के लोग मुझसे मिले थे, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप जयंती को समाजवादियों ने उनके सम्मान में जयंती की थी। राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी सीमा तक जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की बातें झूठी, झूठे वादे। 2 दिन पहले तक अखिलेश यादव अपनी चुनावी रैलियों में बार बार कह रहे थे कि इस बार राजपूत समाज बीजेपी से नाराज है। वो कह रहे थे बीजेपी ने राजपूतों का अपमान किया है, लेकिन आज राजपूत समाज समाजवादी पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरा तो अखिलेश यादव परेशान हो गए और योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर देश के नायकों के अपमान का इल्जाम लगा दिया। शाहजहांपुर की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महाराणा प्रताप की मूर्ति को अपवित्र किया, बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडों की गर्मी चुनाव के वक्त बढ़ गई है, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए यूपी में योगी की सरकार है जिसे अच्छे की गर्मी शांत करना आता है। अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, मूर्ति में महाराणा प्रताप के आन मान शान के प्रतीक भाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मूर्ति को पवित्र करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है, नहीं करता है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के गुंडों ने भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी अपवित्र करने का प्रयास किया। बहनों और भाइयों, अभी भी कभी कभी मुझे लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव में
जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर ढाने लग जाएंगे। वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी के तमाम लोकल लीडर्स पुलिस की गिरफ्त में हैं। इससे परेशान अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को मैनपुरी भेजा। धर्मेंद्र यादव ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। अगर गिरफ्तार किए गए लोगों को नहीं छोड़ा गया तो अखिलेश यादव खुद मैनपुरी आएंगे। बीजेपी के लोगों ने सुनियोजित तरीके से इस घटना को कराया। जो लोग हैं, जिनके वीडियो हैं, उनमें से बीजेपी के लोग हैं, सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, रोड शो और लोकप्रियता से घबराए हुए लोग हैं। इस तरह के हथकंडे उन्होंने अपनाए। स्वतः सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ क्रिएटेड उनका ये मुद्दा है। और उसके बाद एक समाज विशेष को जिस तरह से गाली गलौज किया है, मैंने कभी भी, इतना लंबा जीवन हो गया मेरा राजनीति में, कभी भी इस तरह की अपमानजनक भाषा कभी भी किसी के लिए नहीं सुनी थी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी मैनपुरी में 2 दिन के अंदर की है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पकड़ा है, लगातार दबिश जा रही है। कार्यकर्ता घर में नहीं सो पा रहे हैं, जो घर में मिल रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या के सुनियोजित षड्यंत्र चल रहे हैं। ये जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, प्रशासन से दबिश पर डलवा रहे हैं, तमाम लोगों को जेल भेज रहे हैं, ये घटनाएं ऑलरेडी डिंपल जी की लीड को बढ़ाएंगी। समाजवादी पार्टी की धमकी का जवाब मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने दिया। महाराणा प्रताप की मूर्ति जयवीर सिंह ने ही लगवाई थी। जयवीर सिंह ने कहा, महाराणा प्रताप की मूर्ति का अपमान राम गोपाल यादव के इशारे पर हुआ, जिससे यादव और ठाकुरों में फूट डाली जा सके। जयवीर सिंह ने कहा, अखिलेश भले ही पुलिस पर कितना भी प्रेशर बनाने की कोशिश करें, योगी के राज में कानून तोड़ने वालों पर एक्शन होकर रहेगा। गुंडों को संरक्षण करने का काम ही अखिलेश करा है। जो लोग वीडियो क्लिपिंग में हैं, जिन लोगों ने गुंडाई की है, उनके खिलाफ मुकदमा है। जो मुकदमा में आइडेंटिफाइड होंगे, कानून अपना काम करेगा। चुनाव अलग विषय है, अखिलेश क्या रोक लेंगे? कोई नहीं रोक सकता। और बुलडोजर वाले बाबा का कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखे अखिलेश जी। अगर अखिलेश जी हो तो जयवीर सिंह हो, सबके लिए कानून बराबर है। वो गलत फहमी निकाल दे और ये दबाव बनाने की राजनीति करे, ये और बता देना कितना बड़ा तीरंदाज हो। जो गुंडाई करेगा, अपराध कराएगा, जेल जाएंगे। कि ये सारे कुचक और षड्यंत्र जो पहले भी करते रहे, पहले लोकसभा चुनाव में किए, ये सारे तभी क्यों होते हैं जब सैफई परिवार लड़ता है। स्त्री और यादवों के बीच में दरार पैदा करने के लिए वीडियो ने जारी कराया। पहले भी ऐसा नहीं कि अभी हो गया हो। जब राम गोपाल जी आए थे, जिस दिन नामांकन था डिंपल जी का, उस दिन राम गोपाल जी ने भी यही कहा था कि लगा दिए सारे राम महाराणा प्रताप चौक पे। उसी से प्रेरित होकर घटना हुई है। इसका मतलब पहले से ही साजिश रही कि नामांकन की तिथि से ही इनका एक प्लान था। तो ऐसे महाराणा प्रताप के विरोधी वही हो सकते हैं जिनकी सोच मुगलिया है। और निश्चित रूप से ये मुगलिया सोच के सैफई वाले लोग जानबूझ के ऐसा करा रहे हैं। मैनपुरी इलाके को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 1996 से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। पहले मुलायम सिंह यादव, फिर धर्मेंद्र यादव, फिर तेजप्रताप यादव और फिर डिंपल यादव इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए मैनपुरी की सीट अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है और बीजेपी इस सीट पर पूरी ताकत लगा रही है। हालांकि मैनपुरी के लोगों में मुलायम सिंह यादव के प्रति सम्मान है। डिंपल यादव पिछली बार 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती थी। इसलिए मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को हराना आसान काम नहीं है। लेकिन महाराणा प्रताप के अपमान से राजपूत वोटर्स नाराज हो सकते हैं। इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। और चूंकि बीजेपी के उम्मीदवार जयवीर सिंह राजपूत हैं, इसलिए उनको इसका थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। यूपी की जौनपुर सीट पर भी अब चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। बीएसपी ने आखिरी वक्त में अचानक उम्मीदवार बदल दिया। मायावती ने जौनपुर में धनंजय सिंह की वाइफ श्री कला का टिकट काटकर बीएसपी के सिटिंग एमपी श्याम सिंह यादव को दोबारा मैदान में उतार दिया। श्याम सिंह यादव ने बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया। पता चला कि श्री कला अब चुनाव नहीं लड़ेगी। जौनपुर सीट से इस बार खुद धनंजय सिंह मैदान में उतरने वाले थे, लेकिन एक मामले में उन्हें सजा हो गई। वो जेल चले गए और जमानत पर छूटकर अपनी पत्नी के प्रचार के लिए जौनपुर पहुंचे थे।
पत्नी का टिकट कटने के बाद धनंजय सिंह ने कहा उन्हें इस बात की आशंका पहले से थी। इस मामले में बीएसपी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। धनंजय सिंह ने कहा वो 1-2 दिन में फैसला करेंगे उन्हें अब क्या करना है, किसको सपोर्ट करना है। सामान्य सी प्रक्रिया है बहुजन समाज पार्टी की। पिछले 5 दिनों से जब मैं वॉच कर रहा था, लगातार टिकट बदल रहे थे, जगह जगह पे अमेठी बदला, बनारस बदला, आजमगढ़ बदला, तो मुझे डाउट था कि जौनपुर में भी रोज र्यूमर उड़ रहा था सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं ना कहीं विरोधी राजनीतिक दल के लोग कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कुछ खतरा है। तो चूंकि मैं कैंडिडेट था नहीं, मैं इस प्रक्रिया में कहीं सम्मिलित भी नहीं था, तो मैं पत्नी से कहा आप गई थी बात करने तो आपका सब मुतमईन है, आप हमें लगता है टिकट ऐसा काटने दें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है बहुजन समाज पार्टी का 3 बार का, 2012, 14 और 17 में तीनों बार मुझे धोखा मिला था बहुजन समाज पार्टी से, और जिस चीज़ की मुझे आशंका थी वो हो गई। पार्टी की कोई अपनी नीति होगी, कोई उनकी मजबूरी होगी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पार्टी के लोग ब्लेम न दें। अगर आपकी अपनी नीति है, जिन कारणों से आप काटें उसको बताया करिए, नाजायज किसी दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न लगाइए, तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ बीएसपी के उम्मीदवार श्याम सिंह यादव टिकट मिलने के बाद बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा टिकट मिलना उनके लिए छप्पर फटने जैसा है। वो तो अपनी मां से मिलने के लिए 1 दिन के लिए जौनपुर आए थे, लेकिन रात में बहन जी का फोन आया और उनके आदेश पर वो चुनाव के मैदान में हैं, अब डट कर लड़ेंगे। जब कहते हैं ना, एक कहते हैं खुदा जब देता है तो छप्पर, तो मुझे दिया बहन जी ने छप्पर। दूसरी बार हो गई। इसके पहले हम यहाँ थे नहीं, हम बहुत पहले से टूर पर हैं, मौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एक दिन के लिए मैं अपनी माँ से मिलने आया था। कल मैं शाम को आया, आज मुझे सुबह निकल जाना था 7 बजे, तो 5 बजे का अलार्म लगाया था जगने के लिए, इसलिए हम जल्दी सो गए। रात को एक फोन आया माननीय बहन जी कि हम आपको बसपा का प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। क्या है उनका इतना बड़ा वो है, दिल है, और मुझे रात को फोन कर रही है। मैंने कहा कि ये बंदा भी खड़ा है, तैयार है, कबूल है। जौनपुर में बीएसपी का उम्मीदवार बदलने से राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीट पर यादव, राजपूत और मुस्लिम वोट जीत हार तय करते हैं। जौनपुर में पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार का रोल होता है। इस सीट पर पारसनाथ यादव समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद रहे। धनंजय सिंह बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। कृष्णपाल सिंह बीजेपी से टिकट जीता, चुनाव जीता उन्होंने, और इसके बाद पिछले चुनाव में श्याम सिंह यादव जीते। अब श्याम सिंह एक बार फिर बीएसपी के टिकट पर मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। बाबू सिंह कुशवाहा एक जमाने में मायावती के करीबी हुआ करते थे, उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए कृपाशंकर सिंह पर दांव लगाया है। चूंकि मायावती ने श्याम सिंह यादव को टिकट दिया है, इससे यादव वोट बैंक में सेंध लग सकती है। राजपूत वोटों का बंटवारा अब नहीं होगा और इसका फायदा बीजेपी के कृपाशंकर सिंह को मिल सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि मायावती की बीजेपी से सेटिंग हो गई है। वो कह रहे हैं कि वो ऐसे उम्मीदवार उतार रही है जो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, एंटी बीजेपी वोट काटेंगे। हालांकि नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि अब बाहुबली धनंजय सिंह क्या करते हैं। बाहुबली नेताओं का असर सिर्फ यूपी में नहीं, बिहार में भी दिख रहा है। मुंगेर लोकसभा सीट में वोटिंग से पहले अनंत सिंह को मिली 15 दिन की पैरोल का असर चुनाव में दिखने लगा है। अनंत सिंह सजा याफ्ता हैं, कल ही जेल से बाहर आए हैं। कानूनी तौर पर तो उन्हें अपने गांव में जमीन के बंटवारे के लिए पैरोल मिला है, लेकिन चर्चा है कि मुंगेर में ललन सिंह की जीत सुनिश्चित कराने के लिए अनंत सिंह की रिहाई हुई है। मुंगेर में ललन सिंह का मुकाबला बाहुबली नेता अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी से है। अशोक सिंह को 17 साल पहले सजा हो चुकी है, इसलिए वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अशोक महतो ने 2 महीने पहले अचानक
अनीता कुमारी से शादी की और दुल्हन को लेकर लालू यादव से मिलने पहुंच गए। टिकट की मांग कर दी। लालू ने अशोक महतो की वाइफ अनीता कुमारी को टिकट दे भी दिया। अब अशोक महतो से मुकाबले के लिए बाहुबली अनंत सिंह ललन सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। अनंत सिंह भूमिहार नेता हैं, ललन सिंह भी भूमिहार हैं। मुंगेर में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। अनंत सिंह कभी लालू यादव के चहेते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ हैं। आज अनंत सिंह ने कहा कि ललन बाबू बड़े नेता हैं, वही जीतेंगे। अनंत सिंह ने कहा वैसे भी देश मोदीमय है, मोदी ने गरीब गुरुआ के लिए बहुत कुछ किया है। ललन सिंह मोदी के साथ हैं, इसलिए ललन बाबू की जीत पक्की है। मुझे वोट देवेल कहेंगे न देगा। हाँ, ऐसा तो ललन सिंह कर रहा है, तो हम तो वह पार्टी में हैं, तो ललन सिंह कहेंगे। कोई नेता से बात हम कड़बे नहीं करते हैं, कोई फायदा नहीं करे उससे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? कहियो नहीं हम करते हैं, कभी नहीं। नहीं, हम जनता पर प्रेम करते हैं, जनता से बात करते हैं, नेता फेता से कुछ मिलना जुलना है नहीं। ये जो बिहार की अभी राजनीति आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है कौन? नरेंद्र मोदी मई है। नरेंद्र मोदी मई? हाँ। क्यों ऐसा? ऐसा कोई नेता के मई नहीं है, नरेंद्र मोदी मई है। ये गरीब गुरबा के मगनी खाना देता है, कोई काम नहीं करे पड़े, आओ अनाज घर चल जाता है। लाइन बिजली इतना दे दिया खेत पथार में कि कुछ गरीब गुरबा पानी चलाता है, खेती करता है, रुपया सबको देता है। 5,000 6,000 के महीना देता है, तक साल देता है किसान उसान के। कुल बता रहा है कि बड़ी चीज़ देता है। कैसे तो 5 लाख रुपया देता है कम सूद पर, तो कुल गरीब पैसा ला के पर काम करता है। भाजपा गरीब ले बड़ी किया है, बड़का का चूड़ा है, लेकिन छोटका का बड़ी फायदा किया है। बड़का तो एसटी DST लगा कुल के दम बाहर कर दिया है, लेकिन छोटका कुल के ढेर फायदा है। अनंत सिंह बिहार में अपनी तरह के अकेले नेता हैं। वो नीतीश की पार्टी से चुनाव जीते तो उनकी पत्नी लालू की पार्टी से विधायक चुनी गई। अनंत सिंह को एक केस में 10 साल की सजा हुई और उनकी विधानसभा की मेंबरशिप चली गई। फिर मोकामा से उनकी वाइफ नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीत गई। लेकिन जब तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने अनंत सिंह के लिए कुछ नहीं किया। लालू यादव ने भी उनके बारे में कुछ नहीं कहा। इससे अनंत सिंह नाराज हो गए और वो पूरी तरह नीतीश के साथ हो लिए। पिछले साल जब नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ जाने का फैसला किया तो अनंत सिंह की वाइफ नीलम देवी ने आरजेडी की एमएलए होने के बावजूद नीतीश को सपोर्ट किया। और बड़ी बात यह कि आज अनंत सिंह की जमकर तारीफ की। नीतीश कुमार की रैली में मंच पर अनंत सिंह की वाइफ नीलम देवी भी मौजूद थी। नीतीश कुमार ने कहा कि नीलम देवी के पति अनंत सिंह पहले उन्हीं की पार्टी में थे, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गई, अब सब ठीक है। पति क्या इनके पति के ऊपर थे, सबसे हमारा पुराना संबंध बहुत पहले का है जी, हमारे ही साथ था। बीच में इधर उधर जो हुआ अब वो खत्म होके फिर आ गए, अब बड़ी खुशी की बढ़ गए। तो इससे तो हमारा पुराना रिश्ता है ना जी। आप जानते हैं 95 से न साथ थे, बीच में 2 बार इधर उधर जो हम कर दिए, गड़बड़ कर दिए हम तो देख लिए। आई सबको किया तो सब पूरा का पूरा गड़बड़ कर रहा था माल कमाने के चक्कर में, तो हम लोग तो सब जांच कर भैया करेंगे। नीतीश कुमार तो अनंत सिंह की रिहाई से खुश है, लेकिन तेजस्वी यादव इस पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि अनंत सिंह जब आरजेडी के साथ थे तब उन्हें गुंडा कहा जाता था, अब वो संत कैसे हो गए। अभी नीतीश कुमार मोकामा में अब वो अनंत सिंह को लेकर कह रहे हैं कि उनसे भी काफी अच्छा रिश्ता रहा है मेरा, उनके भाई से भी अच्छा है। तो ये चुनाव में क्या? छोड़िए ना, उनकी बात है। तो चुनाव में आप समझिए ना कि अब संत लोगों को जेल से बाहर निकाला जा रहा है ना, फालतू का केस में वो लोग बंद थे। और आप तो इंटरव्यू लिए थे, किसका सरकार बोल रहे थे, आज उसी सरकार में उनकी वापसी हो गई है। तो इसमें हम क्या कहें? इसमें तो कोई शक नहीं कि अनंत सिंह और अशोक महतो दोनों बाहुबली हैं। दोनों का लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, दोनों सजा याफ्ता हैं, दोनों जेल से छूटे हैं। और ये सारी बातें नीतीश कुमार भी जानते हैं और तेजस्वी यादव भी। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अनंत सिंह को साधु मान बैठे हैं और तेजस्वी यादव
अशोक महतो को संत बता रहे हैं। इसलिए राजनीति के अपराधीकरण के मामले में न तेजस्वी नीतीश पर सवाल उठा सकते हैं और न नीतीश तेजस्वी पर उंगली उठा सकते हैं। आज कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने एक ऐसा खुलासा किया जो चुनाव में कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकता है। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने पर कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाल दिया था। आज प्रमोद कृष्णम ने कहा, राहुल गांधी किसी भी कीमत पर राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, उस वक्त राहुल गांधी ने उसे पलटने का प्लान बनाया था। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल ने एक मीटिंग में कहा था, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई तो जैसे शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, वैसे ही राम मंदिर वाले फैसले को बदला जाएगा। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था, जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। जैसे ही प्रमोद कृष्णम का बयान आया तो स्मृति ईरानी ने तुरंत राहुल गांधी पर अटैक किया। स्मृति ने कहा, ये तो सबको पता है कि गांधी परिवार राम विरोधी है, लेकिन प्रमोद कृष्णम ने जो खुलासा किया है वो गंभीर है। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस इस पर खामोश क्यों है, इस पर जवाब तो देना पड़ेगा। आज एक भयावह सच, कांग्रेस के जो 32 साल के नेता रहे, उन्होंने राष्ट्र के सम्मुख एक घिनौना सत्य राहुल गांधी का प्रस्तुत किया। कांग्रेस पार्टी के ही नेता का यह आरोप है कि राहुल गांधी की यह मंशा है और गांधी परिवार की यह मंशा है कि राम मंदिर के निर्णय को अगर उनको थोड़ी सी भी सत्ता मिली तो उस निर्णय को वो पलट देंगे। सुबह से लेकर अब तक ये विषय चल रहा है, लेकिन एक भी स्पष्टीकरण गांधी परिवार से नहीं आया। ये सत्य है और जग जाहिर है कि गांधी परिवार रामलला के भव्य मंदिर और विशेषता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में है। बार बार, चाहे वो संविधान हो या सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, हमारी आस्था पर और संवैधानिक हमारे अधिकारों पर क्यों हनन की दृष्टि से गांधी परिवार काम कर रही है, इसका स्पष्टीकरण देना उनके लिए जरूरी है। अगर राहुल गांधी की सोच राम मंदिर के नाम पर लोगों को डिवाइड करने की है तो ये चिंता की बात है। आज ही मैंने राहुल गांधी का एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें वो अमेरिका में काले और गोरों में डिवाइड की बात कर रहे हैं। वो अपने आसपास बैठे कुछ लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे अमेरिका में गोरे लोग कालों को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। इसकी तुलना उन्होंने हमारे देश में आईआईटी में पढ़ने वालों से कर दी और आईआईटी में एग्जामिनेशन पेपर बनाने वालों और मेरिट से पास होने वालों की ईमानदारी पर सवाल खड़े किए। ये सोच परेशान करने वाली है। अपने कई भाषणों में राहुल लोगों को संपत्ति के आधार पर बांटने की बात कर रहे हैं। यह भी चिंता की बात है। मुझे लगता है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर या संपत्ति के नाम पर लोगों को डिवाइड करने की सोच बहुत खतरनाक है। लोगों को आपस में लड़वाने का विचार, चाहे किसी का भी हो, देश में सिविल वॉर करवा सकता है। ऐसे विचार से सबको सावधान रहने की जरूरत है।
आज दिन भर इस बात की चर्चा रही कि मेडिकल में एडमिशन के लिए कल हुआ नीट एग्जाम का पेपर लीक हो गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक सबने सरकार पर पेपर लीक का इल्जाम लगाया। लेकिन नीट एग्जाम कंडक्ट करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज साफ साफ लफ्जों में कहा, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। एनटीए ने कहा, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक एग्जाम सेंटर में जरूर गड़बड़ हुई थी। वहां कुछ छात्रों को गलत क्वेश्चन पेपर मिल गया था, लेकिन इस एग्जाम सेंटर के सभी 120 स्टूडेंट्स की आज फिर से दोबारा परीक्षा ली गई। एनटीए ने दावा किया कि इसके अलावा क्वेश्चन पेपर को लेकर जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं वो सब गलत हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच पैनिक फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। नीट का पेपर भले लीक न हुआ हो, लेकिन इस एग्जाम में गड़बड़ी की कोशिश जरूर हुई। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। यहां असली कैंडिडेट की जगह डमी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे थे। खास बात यह है कि हिरासत में लिए गए 6 आरोपियों में से 3 MBBS के स्टूडेंट्स हैं। नीट क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। एग्जाम में एक राहुल गुर्जर सन ऑफ अमर सिंह, उम्र 20 साल, जाति गुर्जर, निवासी भंडाना, जीरोता थाना सदर दौसा, इसके स्थान पर डॉक्टर अभिषेक, उम्र 23 साल, जाति वैश्य, ये करौली के रहने वाले, इनको एग्जाम में बैठा हुआ पाया गया। उन्होंने पकड़ के और इसको डॉक्टर अभिषेक को पुलिस को सुपुर्द किया, शिवलाल को। तो शिवलाल ने इससे वहाँ फौरी पूछताछ की। इसने बताया कि मेरे साथ में और भी 4-5 लोग और हैं। तो उसके बाद में इन्होंने SHO साहब यहाँ मथुरा गेट के हैं, करण सिंह जी, उनको सूचना दी। तो करण सिंह जी और उनकी टीम ने एग्ज़ाम फिनिश होने पर जो इसके साथ के जो लोग थे और इसको डमी कैंडिडेट बनाकर एग्ज़ाम में बैठाने में जिनमें भूमिका थी सब लोगों की, उनको वह मौके पे पकड़ के लाए और यहाँ थाने पे डिटेन करके लाए। इसी तरह के मामले बिहार में भी सामने आए। कटिहार में असली छात्रों की जगह एग्जाम देने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हर स्टूडेंट के लिए यहां 5-5 लाख रुपए में सौदा हुआ था। वहीं पूर्णिया में भी 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। कल नीट के एग्जाम में मधुबनी थाना अंतर्गत 4 लोगों को डिटेन किया गया है, जो जिनके ऊपर यह आरोप है कि वो दूसरे के बदले एग्जाम में बैठे हुए थे। ये चारों लोग अलग, एक तो राजस्थान के रहने वाले हैं और बाकी 3 लोग, एक सीतामढ़ी, एक भोजपुर और एक बेगूसराय के रहने वाले हैं। इन लोगों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और जिनके बदले बैठे थे उनके बारे में भी डिटेल बताया है। और साथ ही साथ ये सभी लोग जो हैं वो ऑलरेडी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन पे FIR दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक करवाना, नकल करवाना और मुन्ना भाई की तरह दूसरों से एग्जाम दिलवाना, ये ऐसे इश्यूज हैं जो न किसी एक एग्जाम से जुड़े हैं, न किसी एक सरकार से, न किसी एक राज्य से और न किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से। ये चीटिंग किसी भी रूप में हो, मेहनत से पढ़ाई करने वाले छात्रों के साथ जुल्म है। इसीलिए मुझे लगता है कि चुनाव के बाद केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इसका रास्ता निकालना चाहिए। और अब मैं आपको दिखाता हूं जम्मू कश्मीर में कैंपेन का रंग। आज श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में 35 साल के बाद पहली बार चुनावी रैली हुई। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी ने पुराने श्रीनगर में रोड शो किया। अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर डाउनटाउन में अपने उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ के लिए वोट मांगे। अल्ताफ बुखारी पहले श्रीनगर की खानयार की दरगाह गए। इसके बाद ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। श्रीनगर से इस इलाके में 35 साल बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिला जब कोई कैंडिडेट चुनाव प्रचार के लिए पहुंचा। इससे पहले 1989 में फारूक अब्दुल्ला ने डाउनटाउन श्रीनगर में चुनावी सभा की थी। इसके बाद आतंकवाद का दौर शुरू हो गया। श्रीनगर का डाउनटाउन इलाका विरोध प्रदर्शनों और पत्थरबाजी के लिए बदनाम रहा। यहाँ के लोग वोटिंग का बॉयकॉट करते रहे,
लेकिन इस बार श्रीनगर के इस इलाके के लोग भी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ के नौजवानों को उम्मीद है कि 2024 के चुनाव से उनकी किस्मत बदलेगी। 35 साल से श्रीनगर में वैली में चुनाव का ये रंग देखने को नहीं मिलता था। चुनाव में कैंपेन करना तो दूर, लोग वोट देने से भी डरते थे। अब कश्मीर में माहौल बदला है। अब यहाँ के लोग भी अपना उम्मीदवार चुनने को बेताब हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अब चुनाव में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। ये पहला चुनाव है जब भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह से लागू है।